ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। देंगे इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ग्रुप 1 एलिमेंट्स के बारे में। ये फेडरल और केपीके की क्लास 12 चैप्टर 13 एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की क्लास 12 के चैप्टर 2 एस ब्लॉक एलिमेंट्स का टॉपिक है। ये वीडियो देखने के बाद कंसेप्ट इन टर्म्स ऑफ पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ पॉजिटिव आयंस आ जाना चाहिए। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। इफेक्ट ऑफ हीट ऑन ग्रुप 1 हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के बारे में बात करते हैं। ग्रुप 1 जो कि हमारे पास पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 1 है, उसके बाय कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को ही बाय कार्बोनेट्स का नाम भी दिया जाता है। जैसे अगर ग्रुप 1 में हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करें तो हाइड्रोजन आ जाता है टॉप पे, उसके बाद है लिथियम, उसके बाद है सोडियम और फिर आ जाता है पोटाशियम। ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 हम यहाँ शो कर रहे हैं। और पोटाशियम के बाद जो है रुबीडियम आ जाएगा, फिर सीजियम है और फिर फ्रेंशियम है। तो इनके बाइकार्बोनेट्स की यूजुअली अगर डिस्कशन करें किस पे, जब हम हीट देते हैं तो यहाँ हम इसका जनरल फार्मूला अगर लिखें कि ये सारी की सारी जो है मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स। मेटल्स के लिए मैंने कैपिटल M लिख दिया है। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की बात करें, हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया और कार्बोनेट के लिए CO3 लिखेंगे। उसके बाद अगर हीट हम करते हैं तो क्या होता है रिएक्शन में, हम कहते हैं कि ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं अपॉन हीटिंग ये क्या हो जाते हैं, ये डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि अपना स्ट्रक्चर बरकरार नहीं रख पाते और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कार्बोनेट, सिंपल कार्बोनेट्स में। यहाँ हम लिख देते हैं जनरली M2CO3 हम लिखते हैं क्योंकि कार्बोनेट की वैलेंसी जो है वो -2 होती है। इसने अपने साथ 2 पॉजिटिव स्पीशीज को अटैच करना होता है और मेटल्स के पास यानी कि अल्कली मेटल्स के पास क्या कैरेक्टर है, इसके पास ये कैरेक्टर है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, इसलिए पॉजिटिव कैरेक्टर इसके पास होता है अल्कली मेटल्स के पास। तो एक ही इलेक्ट्रॉन ये लूज करते हैं क्योंकि ग्रुप 1 में मौजूद है। तो ग्रुप 1 से भी हमें ये याद रहता है कि ये सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो इस तरह से तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 आएगा, लेकिन 2 मेटल्स अगर यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी और पॉजिटिव 2 बना देंगी तो इस तरह से कार्बोनेट का -2 जो है वो इससे बैलेंस हो जाएगा। इसके साथ यूजुअली जो प्रोडक्ट में बनता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या इवॉल्व होता है, वाटर। तो यहाँ हमने जनरल इसका अपॉन हीटिंग हाइड्रोजन कार्बोनेट का यहाँ हमने रिएक्शन लिख दिया है। अब अगर कुछ हम यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स की बात करते हैं जो ग्रुप 1 के हैं तो हम 2-3 यहाँ पर मिसाल के तौर पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल लिथियम का अगर लिखें तो क्या होगा, लिथियम बाय कार्बोनेट LiHCO3। उसके बाद है सोडियम, तो सोडियम को लिखा जाएगा NaHCO3। इसका भी रिएक्शन बिल्कुल इसी तरह से होगा। और इसके बाद पोटाशियम है तो इसको भी किस तरह से लिखेंगे हम, KHCO3, पोटाशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर पोटाशियम बाइकार्बोनेट। अब कभी ऐसा हुआ हो कि सोडियम बाइकार्बोनेट लिया है जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग सोडा को स्पून के ऊपर अगर लेते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं,
हम उसके ऊपर लीमू निचोड़ते हैं या लेमन जो है वो उसका रस जो है जब हम उसके ऊपर फेंकते हैं तो इसके ऊपर जो है एफरवेसेंस होती है। एफरवेसेंस यानी कि बुलबुले जो है वो इसमें से निकलते हैं। ये जो बुलबुले निकलते हैं ये किसके होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इस बेकिंग सोडा को जब हम हीट करते हैं, और बेकिंग सोडा बेसिकली हम डिफरेंट कुकीज वगैरह में ऐड करते हैं, या हम केक वगैरह जब बनाते हैं, बेक कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हम जो है वो क्या ऐड करते हैं? बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हम उसमें ऐड करते हैं और फिर जाहिर है केक को जो हम बेक करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हमने देखा है कि वो केक जो है बहुत फ्लफी सा होता है, यानी कि अंदर से अगर हम देखें तो उसके कुछ सुराख नजर आ रहे होते हैं। वो सुराख किसके होते हैं? जब सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर हीट हो रहा होता है तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, हम जिस तरह से यहाँ पर रिएक्शन में लिखते हैं CO2 यहाँ पर निकलेगी, और इस तरह से यहाँ पर वाटर होगा, और साथ ही साथ क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा Na2CO3, और यहाँ पर हमें 2 मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट के चाहिए होंगे। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, इसको यहाँ पर कुछ रास्ता चाहिए होता है, और इस तरह से वो सुराख बनाती हुई इस केक में से, इस केक के लिए जो हमने सामान तैयार किया था, जो डो हमने तैयार की थी, उसमें से निकलते हुए सुराख बनाती हुई चली जाती है, और फिर ये केक जो है वो क्या हो जाता है? बन जाता है। सॉफ्ट सा फ्लफी सा सॉलिड लाइक हमारे पास केक जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो यहाँ पर ये इसकी एप्लीकेशन भी हमने देख ली है कि हीट करने पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, और यहाँ से इसमें से बेकिंग जो भी हम कर रहे होते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसी तरह से हमने ब्रेड वगैरह भी देखे हैं, बन देखे हैं, उसके अंदर भी छोटे छोटे क्या होते हैं? सुराख मौजूद होते हैं। तो वो बिल्कुल जी बेकिंग सोडा को जब हम हीट कर रहे होते हैं तो उन ब्रेड या बन वगैरह में से कार्बन डाइऑक्साइड अपना रास्ता बनाती हुई वहां पीछे सुराख छोड़ जाती है। जिस तरह बुलबुले से बनते हैं तो इस तरह से बनती हुई बाहर निकल जाती है। जितने भी ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट्स होते हैं, इनकी अगर स्टेट की बात की जाए तो ये क्या होते हैं? ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। यूजुअली इनकी स्टेट क्या होती है? बाइकार्बोनेट्स की सॉलिड स्टेट होती है। अब इफेक्ट ऑफ स्टेबिलिटी की हीट की अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप हम जनरली देखते हैं कि साइज क्या होता है? इंक्रीज होता है। फर्स्ट एलिमेंट अगर इतना सा है, दूसरा इतना बड़ा हो गया, थर्ड हमारे पास जो है वो इससे बड़ा हो गया है, और अगर अगला एलिमेंट देखते हैं तो साइज में और इंक्रीज कर जाता है। तो साइज हम देखते हैं जनरली डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यहाँ साइड पे हम लिख सकते हैं साइज इंक्रीज हो रहा है। जबकि चार्ज की अगर बात करें तो चार्ज एक जैसा है, सब पे +1 चार्ज रहता है। तो चार्ज को हम लिख सकते हैं, चार्ज जो है वो यहाँ पर केटाइन का चेंज नहीं हो रहा। तो हीट करने पे हम कहते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी, यानी कि कंपाउंड्स की, यानी कि बाइकार्बोनेट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है? आया वो इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है? तो ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? पोलराइजिंग पावर के ऊपर। और पोलराइजिंग पावर किसकी है? पोलराइजिंग पावर है केटाइन की, क्योंकि हमारे पास ये मेटल के केटाइन बनते हैं, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ हम लेते हैं केटाइन। जनरल अगर थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज करती है, यानी कि ग्रुप्स जो हैं हम कहते हैं कि एक ग्रुप के अंदर जो वन ग्रुप है हमारे पास, नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो बाइकार्बोनेट स्टेबिलिटी के हिसाब से बढ़ते हैं, यानी कि हीट का उन पे कोई खास इफेक्ट नहीं होता, वो थर्मल यानी कि हीट की प्रेजेंस में स्टेबल रहते हैं। और रीजन क्या है? साइज इंक्रीज। साइज जैसे जैसे बढ़ता है केटाइन का, या हम कहते हैं कि जनरल हम एलिमेंट का भी साइज देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो केटाइन का भी साइज क्या होता है? बढ़ता है। तो यहाँ हमने वजह लिख दी है कि साइज इंक्रीज हो रहा है और चार्ज डेंसिटी जो है वो कम हो रही है। डिक्रीज चार्ज डेंसिटी किस तरह से है? जिस तरह हम जनरल अगर फॉर्मूला डेंसिटी का देखते हैं, चले हम इसके अंदर एक देखते हैं, D = m/v करते हैं ना, लेकिन यहाँ हम चार्ज पर वॉल्यूम अगर देखें या चार्ज पर साइज के हिसाब से भी देखें, तो साइज जब बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है उसका,
तो डेंसिटी और वॉल्यूम का या साइज का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो जब साइज उसका बढ़ेगा तो क्या होगा, डेंसिटी कम होगी। इस हवाले से चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यही वजह है कि ग्रुप वन के जो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स हैं वो क्या हैं, थर्मली स्टेबल होते हैं डाउन द ग्रुप, हम अगर जनरल बात करें तो। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन की बात करते हैं तो वो इम्पॉर्टेंट है किस हवाले से, वो इंक्रीज करती है अगर चार्ज उसके केटाइन के ऊपर बढ़ जाए। तो चार्ज के इंक्रीज होने से पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन बढ़ती है। जैसे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट्स के साथ जो एलिमेंट्स अटैच होते हैं, अगर फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो उनपे +1 चार्ज होता है, और अगर सेकंड ग्रुप की बात करें तो +2 चार्ज होता है। तो चार्ज जैसे जैसे इंक्रीज होता है, जैसे कि अगर हम ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करें तो उनकी पोलराइजिंग पावर भी कैटाइन की ज्यादा हो जाएगी। और लेफ्ट टू राइट जब भी हम जाते हैं तो साइज क्या होता है, लिटिल बिट स्मॉल होता है। यानी कि इस वाले एलिमेंट का अगर साइज थोड़ा बड़ा है तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। तो साइज छोटा हो गया है और चार्ज बढ़ गया है। तो ओवरऑल पोलराइजिंग पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इससे क्या होता है कि ग्रुप 2 के जो केटाइंस हैं, जैसे कैल्शियम वगैरह हम लिखते हैं, कैल्शियम +2 एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा, तो इनकी ग्रेटर पोलराइजिंग पावर की वजह से ये क्या कर सकते हैं, बाइकार्बोनेट आयन यानी कि HCO3 -1 को इजीली डिस्टॉर्ट करते हैं, यानी कि इसमें चेंजिंग्स ला सकते हैं और इसको इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि पोलराइजिंग पावर बढ़ने से डिकम्पोजिशन जो है वो फैसिलिटेट होती है, यानी कि आसानी से हो जाती है। जबकि पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन ग्रुप 1 की बात करें तो क्या है, चार्ज उसका स्मॉल है, साइज उसका बड़ा है, तो पोलराइजिंग पावर जो है वो कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 2 केटाइंस के। तो इस तरह से जब पोलराइजिंग पावर किसी भी केटाइन की कम होती है तो उसकी बाइकार्बोनेट्स की डिकम्पोजिशन इजीली नहीं होती और वो मोर स्टेबल हो जाते हैं या मोर थर्मल स्टेबिलिटी आ जाती है उनमें। तो इस तरह से पोलराइजिंग पावर अगर केटाइन की कम होती है तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो आज हमने स्टडी किया हीटिंग अफेक्ट या अफेक्ट ऑफ हीट ऑन ग्रुप 1 हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के बारे में। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नाइट्रेट्स की। ठीक है, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स ले आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेकर आएंगे अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अल्कली के नीचे हमने अल्कली मेटल्स लिख दिए, अल्कलाइन के नीचे हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के नीचे उनके लिख दिए। ठीक है, अब ऐसे करते हैं कि इनके यहाँ पर अगर हम नाइट्रेट्स लिख दें कि नाइट्रेट्स किस तरह से बनेंगे, तो देखें लिथियम नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या होता है, NO3 जो होता है वो नाइट्रेट आयन होता है। ठीक है, अगर इनके साथ या नाइट्रेट ग्रुप होता है, हम कहते हैं नाइट्रेट ग्रुप हम कहेंगे बेसिकली। ये ग्रुप है, अगर ये ग्रुप हम इनके साथ लगा दें नाइट्रेट ग्रुप, ठीक है, NO3 ग्रुप जो है, तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं, इनके रिस्पेक्टिव नाइट्रेट्स बन जाएंगे। ठीक है, और अगर अल्कली मेटल के साथ मेटल्स के साथ हम नाइट्रेट ग्रुप लगाएंगे तो वो अल्कली मेटल नाइट्रेट्स बनेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज कौन कौन सी देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्युबिलिटी देखेंगे और नेक्स्ट हम इनकी थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्युबिलिटी हम यहाँ पर लिखेंगे। सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो नाइट्रेट्स होते हैं वो तमाम केटाइंस के लिए, जो ऑल केटाइंस हम यहाँ पर लिखेंगे, हम एक सॉल्युबिलिटी रूल देखेंगे कि ऑल केटाइंस होते हैं, जितने भी केटाइंस होते हैं, ठीक है ना। केटाइंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, हम कहते हैं आयंस जो होते हैं उनको हम केटाइंस कहते हैं। जिस तरह लिथियम का आयन जो है वो इस नाइट्रेट में लिथियम पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और नाइट्रेट जो है वो नेगेटिव आयन बनेगा। ठीक है, यानी कि लिथियम जो है वो केटाइन है, सोडियम जो है वो केटाइन है। ठीक है, सोडियम केटाइन आएगा सोडियम नाइट्रेट में, और नाइट्रेट जो है वो एनाइन आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो जितने भी केटाइंस है ना, चाहे वो अल्कली मेटल केटाइंस हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल केटाइंस हो, इनके जो नाइट्रेट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम एक और बात भी लिखेंगे कि जो इनके नाइट्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर इनमें से देखें तो बेसिकली इनमें से जो मोस्टली हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट सॉलिड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे ऑल केटाइंस के जो नाइट्रेट्स हैं, या कुछ यहाँ पे हम लगा देंगे इस तरह से एपोस्ट्रोफी एस, और हम लिखेंगे वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है,
तो ये हमने देख लिया। और इसके अलावा ये कि हम देखते हैं कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं उनके साथ तो हर A9 हर जो ग्रुप लग जाए, इस तरह हाइड्रोक्साइड लगे या इस तरह से, एक्सेप्ट लिथियम। हम देखते हैं लिथियम में हमारे पास थोड़ी सी एक्सेप्शन आ जाती है, लेकिन उसके अलावा जितने हमारे पास सोडियम ऑनवर्ड जो हमारे पास अल्कली मेटल्स होते हैं, इनको हम देखते हैं कि जो केटाइंस होते हैं ना, इनके साथ कोई भी A9 लगा हो तो वो यूजुअली हम कहते हैं सॉल्युबल होते हैं। ये सॉल्युबिलिटी के हमारे पास रूल्स में से आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो यहाँ पर हमने देखा कि इन सब के जो नाइट्रेट्स है वो सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देखेंगे और वो है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी की बात करेंगे, थर्मल मतलब हीट, स्टेबिलिटी मतलब कि स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है, आया कि हीट प्रोवाइड करने पर डिकम्पोज तो नहीं कर जाएंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि लिथियम और जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट्स हैं ये डिकम्पोज करते हैं हीट पे, और क्या बना लेते हैं हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह फर्स्ट ऑफ ऑल चले हम लिथियम नाइट्रेट की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। लिथियम नाइट्रेट हमारे पास फर्स्ट वन है, तो इसकी हम बात करेंगे कि जब ये डिकम्पोज करता है, ये अपने बाकी एलिमेंट्स जो इसके बाकी जो फैमिली के जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी तरह, ये उनके नाइट्रेट्स की तरह ये डिकम्पोज नहीं करता है, ठीक है। ये अलग तरीके से करता है, यानी कि इसके अंदर जो है वो हम देखते हैं कि डिफरेंट इसमें जो है प्रोडक्ट्स आ जाती हैं एज कम्पेयर टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट्स। तो हम यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनती है, हम प्रोडक्ट देखेंगे यहाँ पर हमारे पास लिथियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, Li2O लिथियम ऑक्साइड। और साथ में हमारे पास क्या बन जाता है, हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी कि हमारे पास एक ब्राउन गैस बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस होती है, हमने डिटेक्ट कर लिया। और साथ में ऑक्सीजन भी हमारे पास आ जाती है इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन होता है और बेसिकली यही हमारे पास डिकम्पोजिशन हुई होती है। यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम 2 लगाते हैं ताकि कितने हो जाए ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 हो जाए, तो 6 हो गए। अब अगर यहाँ पर हम 4 लगाएंगे, ठीक है, तो 4 इंटू 3 12 हो गए, तो इसको हम यहाँ से बैलेंस करेंगे। फिर इसके अलावा यहाँ देखें नाइट्रोजन 4 हो गया ना, तो यहाँ पर भी 4 लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये इक्वेशन अब हमारे पास क्या ये बैलेंस्ड है, जी बिल्कुल, ये हमारे पास है बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सीजन देखें ना 2 इंटू 4 हमारे पास 8 हो गए, 9 10 11 12, अब ये कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन है। इसके अलावा हमने क्या कहा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी इसी तरह के रिएक्शंस शो करते हैं। तो इनमें से चले हम फर्स्ट करें, हम ऐसा करते हैं कि मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने उठाया मैग्नीशियम नाइट्रेट, तो यहाँ से हमने लिया मैग्नीशियम नाइट्रेट, और इसको भी इसी तरह का रिएक्शन शो करना है। किस तरह का, कि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे बनना चाहिए ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, रिस्पेक्टिव मेटल का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ चले हम पहले इस तरह से लिखते हैं कि पहले इसका ऑक्साइड बनेगा, साथ में क्या बनेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है, हम NO2 लिखेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। और साथ में क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज। हमारे पास अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स अदर देन लिथियम, इनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इनकी बात करेंगे तो इनके लिए हम पहले एक जनरल हम देख लेते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर, या जनरल इक्वेशन देख लेते हैं डिकम्पोजिशन के लिए फॉलो होगी। और वो हमारे पास ये है कि देखें, अगर मैं कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रही हूँ अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स अदर देन लिथियम, तो क्या होता है कि इनके नाइट्रेट्स, ये हमारे पास इस तरह से इनके नाइट्रेट आ गए, ठीक है। इनकी डिकम्पोजिशन होगी अपॉन हीटिंग, और हम देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, हम देखते हैं कि नाइट्राइट बनेगा, ठीक है। कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं होती यहाँ पर, बल्कि नाइट्राइट बन जाता है, MnO2, ये नाइट्राइट होता है। अभी हमने नाइट्रेट देखे थे ना, और ये है नाइट्राइट, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास क्या आ जाता है, ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है। ये हमारे पास कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुई है, ठीक है। और इसमें हम देख लेते हैं कि अगर इसकी एग्जांपल यहाँ पर देख लें, चलें इसको यहाँ से हम रेज करेंगे, और हम यहाँ रेज कर दिया हमने, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसकी एक एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। जिस तरह सोडियम की चलें एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट लिया मैंने, इसको हमने क्या किया, हीट किया, हीटिंग पे डिकम्पोज हुआ, लेकिन कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हुई, ठीक है। एम की जगह हमने अब एक स्पेसिफिकली सोडियम ले रहे हैं, सोडियम लिखा, तो हमारे पास सोडियम नाइट्राइट आ गया, NO2, NaNO2, और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज हो गई, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास आ गया, ठीक है ना। और इसको अगर हम बैलेंस कर लें, चले हम, ये तो जनरल इक्वेशन थी, लेकिन चले हम इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा लेते हैं और यहाँ 2 लगा लेते हैं, ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें जो है वो बैलेंस हो गए। और नेक्स्ट इक्वेशन में हम देख लेते हैं सोडियम वाली जो इक्वेशन है, ये बिल्कुल इसी तरह बैलेंस होगी ना, क्योंकि ये बिल्कुल इसी की कॉपी है, हमने जस्ट स्पेसिफिकली एक एलिमेंट ले लिया, एक अल्कली मेटल ले लिया, तो यहाँ पर हम 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगाएंगे, ये इक्वेशन बैलेंस हो गई।
और ये थर्मल स्टेबिलिटी है, तो इसलिए हम ये देखते हैं कि ये सारा कुछ किस पे हो रहा है, ये सारा कुछ हमारे पास जो है वो हीटिंग पे हो रहा है। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर डेल्टा का साइन डालेंगे, ठीक है, ये ट्राइंगल होता है, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हीटिंग पे ये डिकम्पोजिशन हमारे पास हुई है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या देखा, दो प्रॉपर्टीज देखी, सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी की, किसकी, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाइट्रेट्स की।